यहां पे नॉट इवन स्पेयरिंग टूरिस्ट्स, इंडियन वुमेन इन नेपाल क्राइज फॉर हेल्प, क्लेम्स हर एंटायर होटल टॉर्च्ड। पूरा का पूरा होटल फूंक दिया है। और ये इंडियन, माय नेम इज उपास्था गिल एंड आई एम सेंडिंग दिस वीडियो टू प्रफुल्ल गर्ग। आई रिक्वेस्ट द इंडियन एम्बेसी टू प्लीज हेल्प अस। ये कह रही हैं, कोई महिला है उपास्था गिल, वो कह रही हैं कि हम लोग जिस होटल में ठहरे थे पूरा का पूरा होटल इन लोगों ने फूंक दिया, हमारी जान बचाइए, हम लोग बहुत परेशान हैं। और इंडियन सिटीजन्स प्रेजेंटली नेपाल आर एडवाइज्ड टू शेल्टर इन देयर करंट प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस। ये एम्बेसी ने बोला है। ये दोस्तों ये ना, ये ऐसा मैटर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये जो एक प्रोटेस्टर, एक फोटो है, ये प्रोटेस्टर, ये जो हथियार है ना, दिस वेपन विच इज यूजिंग, दिस इज अ 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल। जब मैं एकेडमी से पास आउट हुआ था 1994 में, इसी राइफल के साथ मैंने परेड करी थी। ये एक सेल्फ लोडिंग राइफल है, दिस इज आर्मी इशू, ठीक है। नेपाल के कई सारे हथियार भारत ने दिए हैं, उनकी ट्रेनिंग यहां पे होती है, बहुत मेलजोल है दोनों फौजों के बीच में। ये फौजी हथियार एक सेल्फ लोडिंग राइफल लेके प्रोटेस्टर सड़क के बीच में क्या कर रहा है? आप, दिस इज एन एसएलआर, ये एक 7.62 mm एसएलआर है। ये एसएलआर को लेके ये कर क्या रहा है ये बंदा यहां पे? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये किसने इसके हाथ में दी? और ये मास्क भी है, इसने नकाब भी पहना है। देखिए, इसने काला नकाब पहना है, जो ऊपर आधा नंगा है। ये ही इज होल्डिंग एन एसएलआर। ये देखिए साहब, ये जो है ये राइफल, ये राइफल, ये एसएलआर आ कहां से रही है? ये कोई ऐसे सिविलियंस को इशू तो नहीं होती ना हथियार की, आप चलो ठीक है लाइसेंस, एक एसएलआर का लाइसेंस ले लो। दीज आर मिलिट्री वेपन्स। अभी इंडियन आर्मी ने फेज आउट कर दी, फिर इंसास आ गई है, इंडियन आर्मी AK-203 ला रही है। लेकिन बॉस, ये तो एसएलआर लेके घूम रहे हैं खुले सड़क पे काठमांडू के। ये कौन कह रहा है उनको ये सब करो? ये हथियार कहां से आ रहे हैं? कौन लोग हैं ये जो फौजी हथियार लेके काठमांडू की सड़कों पे टहल रहे हैं? सोचने वाली बात है। कोई फौजी आपको बता देगा इस वेपन को देख के, एनी फौजी विल टेल यू, ये सेल्फ लोडिंग राइफल्स लेके घूम रहे हैं सब। अब दोस्तों, जो पूरी भीड़ है ना, जो सड़क पे बातचीत चल रही है नेपाल में, दो लोगों को लेकर चल रही है कि तख्ता पलट हो गया, केपी शर्मा ओली गायब हो गया। यह भी रूमर आया कि केपी शर्मा ओली ने यह बोला था भारत को कि मुझे आने दो। ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि केपी शर्मा ओली ने बोला भारत को आना, भारत ने मना कर दिया कि गेट आउट। ये यही था जिसको बड़ी खुजली हो रही थी केपी शर्मा ओली को। चाइना का खास पपलू केपी शर्मा ओली, ठीक है, केपी शर्मा ओली खास पपलू चीन का। ये अब ये चाइना क्यों नहीं गया? ये चाइना क्यों नहीं? ये कह रहा मुझे इंडिया में शरण दे दो। ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है। और ये पता लग रहा है कि हो ना हो, ये कंफर्म नहीं है, हो ना हो दुबई चला गया हो ये। दोस्तों, द मैन हु कुड बी नेक्स्ट PM, जर्नलिस्ट टर्न्ड पॉलिटिशियन, लामिछाने फ्रीड फ्रॉम जेल बाय प्रोटेस्टर्स। अब दोस्तों, ये जो बंदा है ना, रवि लामिछाने, ये टीवी जर्नलिस्ट, ये जाना, माइक डालना लोगों के मुंह में और कन्फ्रंट करना बेसिकली कि भाई तुम गलत हो, तुम यू आर रॉन्ग, तुम पैसा वैसा खाते हो और ये सब, और अच्छा काम करता था, देश के हित में करता था। अब हुआ ये जो बंदा है, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बन गया। जब ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बन गया तो बाद में ये पता लगा कि ये भाई साहब तो नेपाली सिटीजन है ही नहीं। पता ये लगा कि ये भाई साहब ही वॉज एक्चुअली ए US सिटीजन, ये तो अमेरिकन था। तो जब ये पता लगा तो फिर उसको बोला कि नहीं, आप कैसे हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल का लॉ अलाउ तो करता नहीं है ये। तो फिर वो गया, उसने नेपाल की सिटीजनशिप ली, US की सिटीजनशिप अपनी त्यागी, और उसके बाद ये बंदा काम पे लगा तो इसको जेल में डाल दिया। देन ही वॉज पुट इन प्रिजन। यहां पे कल जो हमने कवर करा था, यहां पे भी बात चल रही है। बालेंद्र शाह स्टडीड इन कर्नाटका, बैंड इंडियन फिल्म्स इन काठमांडू। कर्नाटका में ये पढ़ रखा है और इसने काठमांडू में इंडियन फिल्म बैन कर दी। इसने बोला ये गलत है, भारत की फिल्में नहीं चलनी चाहिए। देखिए ना, सारे के सारे आप देखेंगे कौन किस पार्टी का चल रहा है। पार्टी का क्या मतलब है मेरा? पॉलिटिकल पार्टी नहीं, दो पार्टी हैं भैया, एक US है और एक चाइना है। दो पार्टी हैं जो लड़ रही हैं नेपाल के ऊपर। अब आप इनको देख लीजिए कि इसमें से अमेरिका का कौन है और चाइना का कौन है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कमेंट्स में लिखिए। अब दोस्तों, ये देखिए पूरा भारत का नक्शा है और भारत के जितने भी नेबर्स हैं वो भी इस नक्शे में शामिल हैं। और ये नक्शा मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जो ग्रेट पावर्स हैं वर्ल्ड के, जो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड के, किस तरीके से गेम खेलते हैं देशों के धीरे 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 इनको कमजोर करने के लिए, गेम खेलते हैं। और मेन मकसद है कि इंडिया पे आप किस तरीके से, या इंडिया को आप कमजोर कर दें
इंडिया के ऊपर आप काबिज होने की कोशिश करें, जो कि कभी नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश इनकी पूरी है। जो आप छोटे छोटे देशों पे आप प्रेशर डाल रहे हैं, आपका मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि यार फिर जो भारत है ना, दैट इज द बिगेस्ट प्राइज। अब ये मैं आपको टाइमलाइन से बताता हूं क्या हुआ है। 1 फरवरी 2021, 1 फरवरी 2021 से कू होता है म्यांमार में। जो मिलिट्री हुंता है टेक्स ओवर, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको लात मार दी जाती है। बहाना क्या है कि वो जो जनरल है उसको 65 साल की उम्र में रिटायर होना था, नहीं रिटायर होना था, उसके चलते कू हो जाता है और म्यांमार में तख्ता पलट हो जाता है। तख्ता पलट कौन करता है? फौज करती है। फौज किसके बहुत करीब है? चाइनीज के बहुत करीब है। ठीक है जी। पाकिस्तान, रेजिम चेंज ऑपरेशन, सबको पता है रेजिम चेंज ऑपरेशन के बारे में जो पाकिस्तान में 10 अप्रैल 2022 नो कॉन्फिडेंस मोशन। यहां पे फौज तख्ता पलट नहीं करती, लेकिन फौज ही तख्ता पलट करती है। यहां पे कोई सड़क पर टैंक नहीं आ जाते, कोई फायरिंग नहीं होती, लोगों का खून नहीं बहता, लेकिन फौज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को यह बोलती है कि तुम जो इमरान खान को सपोर्ट करते हो, तुम अपना सपोर्ट हटा लो, सपोर्ट हटा लो। वो पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि उनका वजूद ही फौज के आशीर्वाद से है, वो सपोर्ट हटा लेते हैं, इमरान खान की सरकार गिर जाती है। इमरान खान के ऊपर केस पे केस फाइल करे जाते हैं और 9 मई 2022 को इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद वहां पे अफरा तफरी मचती है। लाहौर कोर कमांडर का घर, GHQ रावलपिंडी, हर जगह हमले होते हैं और पाकिस्तान में एक गृह युद्ध यानी कि एक सिविल वॉर जैसी हालात शुरू हो जाती है, जो कि बाद में अंडर कंट्रोल आ जाती है। इमरान खान को क्यों हटाया जाता है दोस्तों? इमरान खान को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि इमरान खान ने अमेरिकन को बोला था कि मैं तुम्हें बेस नहीं दूंगा। और एक टर्किश टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू के दौरान जब एंकर इमरान खान से यह पूछता है कि खान साहब, क्या आप अमेरिकन को बेस देंगे? अगर वो आपसे ड्रोन का बेस मांगते हैं या कोई मिलिट्री बेस मांगते हैं, क्या आप उनको बेस देंगे? इमरान खान कहता है एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद पाकिस्तान का गेम ओवर। श्रीलंका, रेजिम चेंज ऑपरेशन दोस्तों, 13 जुलाई 2022 को गोटाबाया राजपक्षा, ये दोस्तों श्रीलंका है। यहां पे वो इमेजेस आपने देखी हैं, किस तरीके से लोग जा रहे हैं, मंत्रियों के घर में घुस रहे हैं, मंत्रियों के पीछे पीछे दौड़ा के उनको जूते चप्पल लात चल रही है वहां पे, ये सारा आपने देखा। और वहां पे रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ। ये बंदा जो था गोटाबाया राजपक्षा, ही वॉज वेरी क्लोज टू द चाइनीज, बट ही वॉज नॉट लॉयल टू द चाइनीज। ये चाइनीज के क्लोज था। ये वही बंदा था जिसने 99 साल के लिए साइन करी थी लीज हनुमानटोटा का जो पूरा पोर्ट था, क्योंकि श्रीलंका पैसे नहीं दे पाए, लेकिन ही वॉज नॉट लॉयल टू द चाइनीज। अब यू कांट टेक मनी फ्रॉम द चाइनीज एंड नॉट बी लॉयल टू द चाइनीज। इसका तख्ता पलट हो गया। मॉलडीव्स के बारे में सब आपको पता है। चाइना का फ्लिप फ्लॉप, किस तरीके से इंडिया गेट आउट, इंडिया गेट आउट। मोहम्मद मुइजू इसी पूरे के पूरे कैंपेन के तहत पावर में आया और उसने बोला कि भारत की बहुत दखलंदाजी है मालदीव्स में, और भारत ने पता नहीं हजारों अपने फौजी डाल रखे हैं, टोटल 70-80 थे, वो भी इन्हीं के काम के लिए, इन्हीं के काम के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट करा था। लेकिन उसने ऐसा माहौल बनाया, ये भी चाइना का एक गेम प्लान था कि इंडियन फौजियों को वहां से निकालो, इंडियन इन्फ्लुएंस को निकालो। लेकिन जब इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई मालदीव्स में, ये चाइना के पास गए कि हम लोग फंस गए हैं मालिक, कुछ पैसा दे दोगे? चाइना ने बोला ठेंगा, ऐसे देखो या ऐसे देखो, पैसे तुम्हें फिर नहीं मिलने वाले। भारत ने मदद करी। फिर ये जिसको कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए। फिर जब तीसरी बार मोदी जी चुनाव जीते, तब ये मोदी जी के शपथ ग्रहण में आया और अब इसने मोदी जी को इनवाइट कराया है कि सर हमारा कोई नेशनल फंक्शन है, आप आइए जरा, प्लीज प्लीज आप आइए। तो हो सकता है मोदी जी मालदीव्स जाएं। तो ये सारा का सारा दोस्तों गेम चल रहा है। बांग्लादेश रेजिम चेंज ऑपरेशन। अब दोस्तों यहां पे बांग्लादेश में यहां कहीं एक सेंट मार्टिन आइलैंड है, ठीक है। सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था अमेरिकन को। जब अमेरिकन को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था तो अमेरिकन गए और मिले शेख हसीना से, और शेख हसीना को यह बोला कि देखो मैडम ऐसा है, आप हमें ये आइलैंड दे दो, रहेगा बांग्लादेश का ही, वो हमें लीज पे दे दो, लॉन्ग लीज पे दे दो, हम यहां पे अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे। जाहिर सी बात है, दे वांटेड टू काउंटर चाइना, इनको एक मिलिट्री बेस की आवश्यकता थी, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी इनका मिलिट्री बेस है पाकिस्तान के अंदर। उनको लगा कि देखिए भारत तो देगा नहीं कुछ, ठीक है, यहां पे चाइना का बहुत ज्यादा कंट्रोल है श्रीलंका में, तो हमें काम करते हैं चुपचाप इधर चलते हैं बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस ले लेते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। हम यहां पे मिलिट्री बेस बनाएंगे, फिर हम देख लेंगे। और उन्होंने शेख हसीना को प्रॉमिस करा कि मैडम अगर आप ये सेंट मार्टिन का आइलैंड हमें दे देती हैं
अगर आप हमें ये दे देती हैं तो आप चिंता मत करिए, आप ये चुनाव दोबारा जीत जाएंगी और आप जब तक खुशी हो आप ही प्रधानमंत्री बन के रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। शेख हसीना ने भी वही बात करी जो इमरान खान ने करी। शेख हसीना ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, शेख हसीना का तख्ता पलट। और अमेरिकन डीप स्टेट ने अपना एक फेवरेट बंदा वहां पे लगा दिया, उस बंदे का नाम है मोहम्मद यूनुस। ठीक है जी, मोहम्मद यूनुस वो बंदा है जो कि अमेरिकन डीप स्टेट का फेवरेट है। क्योंकि शेख हसीना ने बात नहीं मानी, उसको निपटा दिया और मोहम्मद यूनुस को ऊपर लगा दिया कि तुम चलाओ। अब नेपाल पे आते हैं दोस्तों। ये रजीम चेंज ऑपरेशन नेपाल में हुआ, केपी शर्मा ओली भाग गया। केपी शर्मा ओली चाइना का बड़ा वफादार, ये वही बंदा है केपी शर्मा ओली जो बार बार ये कहता है कि प्रभु श्री राम तो नेपाल के रहने वाले थे, भारत के रहने वाले थे ही नहीं, और जो अयोध्या है वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो तो नेपाल। ये अजीबोगरीब ऐसे स्टेटमेंट देता, और इसने ऐसे दसियों स्टेटमेंट दिए हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं बड़ा लॉयल हूं यार चाइना का, मुझसे लॉयल कोई बंदा नहीं है, मैं बड़ा लॉयल हूं चाइना का। ये सारी की सारी चीजें उसने करी, सारी की सारी चीजें उसने करी, पीठ पीछे गेम हो गया। यहां पे नाम लगा दिया जेनजी का। यहां पे भी जो लड़ाई हुई है दोस्तों, जो लड़ाई यहां पे हुई है नेपाल में, ये तख्ता पलट हुआ है, ये चीन और अमेरिका के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है और कुछ नहीं है। जेंजी वेंजी ये सब मीडिया आपको चूरन बेच रहा है। मैं आपको आज बता दूं, कोई जेंजी वेंजी नहीं है। शुरू में आए होंगे सड़क पे, मना नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट सेइंग कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये जो तख्ता पलट हुआ है इसमें गेम दो बड़े देशों का है जो कि नेपाल के लिए लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पे, अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान में वाखान कॉरिडोर से चाइना आने की कोशिश कर रहा है, यहां पे अमेरिकन इनके साथ एंगेज कर रहे हैं। ये भारत का नियर नेबर है, ठीक है जी, नियर नेबर। यहां पे अगर आप जाएंगे इस तरफ, इधर ये आपको दिखेगा ईरान, यहां पे ईरान के साथ अब चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग कि ईरान के साथ सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। $400 अरब के ईरान और चाइना के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, MOU, और 90% ईरान का तेल चाइना खरीदता है दोस्तों। चाइना चाहता है कि ठीक है, तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रखा है ना अमेरिका ने, तुम्हारे ऊपर सैंक्शन डाल रखे हैं, डोंट वरी, हम है ना, वी आर देयर फॉर यू। ये इनके साथ रिलेशनशिप। तो भारत को आप देखेंगे, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, यहां पे मालदीव्स, ये श्रीलंका, यहां पे म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पूरे भारत को इस तरीके से घेर रखा है, कभी अमेरिका ने, कभी चाइना ने। तो दोस्तों ये गेम चल रहा है। दोस्तों कई लोगों ने ये पूछा, जब मैंने कल बोला था ना कि इंडिया के साथ भी हुआ था, तो कोई एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। दोस्तों एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है ना। शर्जील इमाम याद है, कोर्ट ने जिसकी रिहाई नहीं करी तो लोग बड़ी छातियां पीट रहे थे कि यार कोर्ट ने गलत कर दिया, और काफी मशहूर लॉयर जो कि पॉलिटिशियन है वो कह रहे हैं हम इसका केस लड़ेंगे, ये लड़ेंगे। ये देखे साहब, दिस इज चिकन्स नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। शर्जील इमाम का क्या डायलॉग था ये भी सुन लीजिए आप। पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूं, 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं। जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं, फौज के लिए। और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है, ठीक है। इतना मवाद डालो, इतना मवाद डालो, अपने लोगों को बोलो कि यहां पे लेट जाएं, अपने लोगों को बोलो कि पूरा इलाका कवर कर लें, ताकि जब इंडियन आर्मी यहां से, क्योंकि इंडियन आर्मी का यही रास्ता है जाने का, जब इंडियन आर्मी यहां से जाए तो इंडियन आर्मी यहां से रुक जाए और जा ही ना पाए, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ नेपाल है। यानी कि भारत की सेना को अगर भारत के रास्ते, भारत के और इलाके में जाना है तो ना जा पाए। यहां पे शर्जील इमाम जैसे लोग इतना मवाद डालेंगे कि आपका मूवमेंट बंद हो जाएगा।